तो स्वागत है आप लोगों का हमारे तीसरे वीडियो में, ट्यूटोरियल फॉर क्लास 12। अगला दिन हम लोगों ने देखा था कि इन्फरेंस से आर्गूमेंट को दो भागों में बांटा था, इंडक्शन और डिडक्शन, जिसमें हमने बताया कि 50 नंबर का इंडक्शन आता, 50 नंबर का डिडक्शन आता। हम लोग पहले डिडक्शन को कंप्लीट करेंगे, 50 नंबर का डिडक्टिव इन्फरेंस या डिडक्टिव आर्गूमेंट जो भी कहें उसको आप कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आर्गूमेंट या इन्फरेंस का डेफिनेशन लिखा है एक्चुअली जो IM कॉपी के अनुसार है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्लास 12 के सिलेबस में जो लॉजिक का किताब धारी किया गया है वो IM कॉपी, इरविंग एम कॉपी का लिखा हुआ किताब इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, उसी के अनुसरण में ये सिलेबस को बनाया गया है। और यह प्रश्न बार बार पूछता है SAQ में कि हाउ IM कॉपी हैज़ डिफाइंड इन्फरेंस या आर्गूमेंट। तो इन्फरेंस या आर्गूमेंट कुछ भी कहे, जैसा कि हमने बताया था कि जब तक इस मानसिक प्रक्रिया को मन ही मन रखते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं, तब तक वह इन्फरेंस है। और जब उसको लैंग्वेज में पुटअप कर दिया जाता है, भाषा में प्रकट कर दिया जाता है, चाहे लिखकर चाहे बोलकर, तो वह आर्गूमेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट का डेफिनेशन दिए हैं IM कॉपी के अनुसार। एन आर्गूमेंट इज एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस of which one is claimed to follow from the other, comma है, which are regarded as providing support or grounds for the truth of that one by IM copy। इसको जरा विस्तारित रूप से समझते हैं। एन आर्गूमेंट इज एनी ग्रुप, ग्रुप का मतलब तो समझ में आता है। ग्रुप का मतलब होता है समूह, यानी कि 2, 3, 4 को मिलाकर जो एक समूह बनता है, बंडल कह सकते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस, यहाँ प्रोपोजिशंस पर हम लोग विस्तारित रूप से बताएंगे प्रोपोजिशंस किसे कहते हैं। ऑफ व्हिच, तो एन आर्गूमेंट इज एनी ग्रुप, ग्रुप का मतलब मान लेते हैं कि 3, 4, 2 कुछ भी, मोर देन वन, एक से आधा रहता है तो उसको ग्रुप, एक से अधिक रहेगा तो उसको ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस या तर्क वाक्यों का, हिंदी हम लोग जानते हैं प्रोपोजिशंस को कहते हैं तर्क वाक्य, तर्क वाक्य। अब वाक्य और तर्क वाक्य में क्या अंतर है हम लोग देखते हैं। अगला जो उदाहरण दिए थे हम लोग, वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर इज स्मोक ऑन द हिल देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल। यहाँ पर हम लोग 3 सेंटेंस देख रहे थे, सेंटेंस है ये, लेकिन लॉजिक के भाषा में इसे ही प्रोपोजिशन कह सकते हैं हम लोग। यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस और प्रोपोजिशन समार्थक है। हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा का वचन कभी वृथा नहीं होता। वचन का मतलब वाक्य, उनके मुख से निकला हुआ वाणी, वाक्य। उसी को लॉजिक में कुछ खास विशेषताओं के आधार पर हम लोग प्रोपोजिशंस कहते हैं। और एक्चुअली इसका डिफिनीशन क्या है हम लोग देखेंगे। इसको तर्क वाक्य क्यों कहना पड़ा, सेंटेंस भी तो कह सकते थे हम लोग, सेंटेंस नहीं कहकर प्रोपोजिशन कह रहे हैं, तो क्या सेंटेंस और प्रोपोजिशन में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो उदाहरण हम देख रहे थे अभी, हम बस आकारिक तौर पे दिखा रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिए थे हम लोग, व्हेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर इज स्मोक ऑन द हिल देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल। ये ऐसे ही 3 सेंटेंस लेकर हम लोग अगला दिन उदाहरण दिए थे। अभी हम केवल लाइन देकर दिखा रहे हैं क्योंकि कॉम्प्यूटर में ज़्यादा स्थान घेर लेगा, समय भी बर्बाद होगा। तो ये तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बना, ये तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बना। कह रहा है कि एन आर्गूमेंट इज एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस ऑफ व्हिच वन इज क्लेम्ड। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, दावा करना या दावा किया जाना, दावा किया जाना। फिर से आते हैं एक बार, कहते हैं कि आर्गूमेंट जो होता है तर्क वाक्यों का ऐसा समूह है जिस समूह में ऐसा दावा किया जाता है कि उनमें से कोई एक बाकी जो पड़े हुए हैं उनमें से निश्रित होकर आता है। निश्रित होना मतलब बताए थे कि निचोड़ के रूप में आता है।
तो अगला जो उदाहरण दिए थे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, पहाड़ पर धुआं है अतः पहाड़ पर आग है। तो ऊपर के इन दोनों वाक्यों से निचोड़ के रूप में नीचे वाला आता है, इसलिए यहाँ पर इसको देयरफॉर का साइन देते हैं, अतः का साइन देते हैं। अतः का मतलब निकल कर आता है, ऊपर के इन दोनों वाक्यों से निकल कर आता है। यही वाला जो है इसका दावा किया जा रहा है, इसके बारे में दावा किया जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? फॉलो फ्रॉम द अदर। ये अदर ये दो पड़े रह गए, इन दोनों में से फॉलो होकर आता है। फॉलो का मतलब निस्तृत होकर आता है या निकल कर आता है। और कहा जा रहा है कि व्हिच आर, मतलब इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है, व्हिच आर रिगार्डेड एज, इन दोनों को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? रिगार्डेड एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मदद करना, सहायता करना। और ग्राउंड्स, ग्राउंड्स के रूप में होता है, ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार। आधार, सहायता करना, सपोर्ट का मतलब प्रोवाइडिंग, प्रदान करना, सहायता, सहायता। अब फिर से एक बार आते हैं। फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट वन, दैट वन ट्रूथ, फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट वन, ट्रूथ का मतलब सच्चाई। यह जो वाक्य निकल कर आया है, इस वाक्य के सच होने के लिए बाकी के जो दो वाक्य पड़े रह गए, यही आधार के रूप में या सहायक के रूप में काम करता है। जैसे अगर अंतिम वाला वाक्य लेते हैं कि पहाड़ पर आग है, इस बात के समर्थन में हमने दो सेंटेंस कहा। क्या कहा? पहले कहा कि अभी तो दिख रहा है पहाड़ से धुआं निकल रहा है, यह एक वाक्य। और एक वाक्य हमने कहा था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये दोनों वाक्य कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, और पहाड़ पर धुआं है अतः पहाड़ पर आग है। अतः का मतलब उससे निकल कर आता है। तो ये वाला हम लोग का कंक्लूजन कहलाता है, ये दोनों आधार वाक्य कहलाता है, ये दोनों प्रेमाइसेस कहलाते हैं। इन दोनों को हम लोग कहेंगे प्रेमाइसेस, PREMISES, प्रेमाइसेस। ये कहलाएगा कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हो गया, और ये दोनों ही प्रेमाइसेस हो गए, ये दोनों प्रेमाइसेस, ये हो गया कंक्लूजन। हमें लगता है यहाँ तक स्पष्ट हो गई होगी बात। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रोपोजिशंस पर आते हैं, ठीक ना। फिर से बोलते हैं एक बार। एक अनुमान कुछ तर्क वाक्यों का ऐसा समूह है जिसमें यह दावा किया जाता है कि उनमें से कोई एक तर्क वाक्य शेष तर्क वाक्यों से निश्रित होता है। जिन वाक्यों से यह निश्रित होकर आता है उन्हें निश्रित हुए वाक्य के आधार, सत्यता के आधार स्वरूप समझा जाता है, ठीक ना। ये निष्कर्ष जो है यह सत्य है, ये सिद्ध होता है इन दोनों तर्क वाक्यों से कि पहाड़ पर आग है। पहाड़ पर आग है सिद्ध हो रहा है कैसे? इन दोनों वाक्यों से कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ पहाड़ पर धुआं है तब पहाड़ पर आग है, ठीक ना। ये हो गया अनुमान का परिभाषा। इसको जैसा का तैसे इसी प्रकार से रट लिया जाना चाहिए। नज़दीक से देखा जाए, एक एक वर्ड्स को ठीक से समझा जाए। An argument is any group of propositions of which one is claimed to follow from the other, which are regarded as providing support or grounds for the truth of that one. इरविंग एम कॉपी। एम का कोई एब्रीविएशन नहीं है, ऐसे लिखा जाता है इरविंग एम कॉपी। और इसके ऊपर हमने ये उदाहरण जो समझाया, उदाहरण ये उदाहरण देख लिया जाए। सिम्बॉलिक तौर पर 3 लाइन देकर केवल समझाया गया है।
सबसे ऊपर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। किसी के मन में कोई सवाल हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, हमसे बात करें व्हाट्सएप नंबर पर 9832291855। अब आते हैं प्रोपोजिशंस किसे कहते हैं, प्रोपोजिशंस का डिफिनेशन पर। Proposition is a kind of assertive sentence which have the capability to be regarded as true or false. अब इसको थोड़ा विस्तारित रूप से समझ लिया जाए। हिंदी में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, पूछता है वचन किसे कहते हैं या तर्कवाक्य किसे कहते हैं। इसको प्रोपोजिशन को तर्कवाक्य या वचन कहते हैं। हिंदी में इसको तर्कवाक्य या वचन कहते हैं, तर्कवाक्य या वचन। हम समझाने के क्रम में दोनों ही टर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दोनों टर्म से परिचित होना जरूरी है। तो क्या कहा गया है कि वचन या तर्कवाक्य एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है घोषक वाक्य। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, घोषक वाक्य। अब देखिए जरा सा समझिए इसको, बात को। कोई शब्द है कैपेबिलिटी टू बी रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स। कैपेबिलिटी का मतलब योग्यता या काबिलियत, टू बी रिगार्डेड एज कहा जा सके, एज ट्रू और फॉल्स सत्य मिथ्या कहा जा सके। तो हम लोगों ने बच्चों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के अनुसार वाक्यों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सरल, यौगिक, जटिल 3 भागों में बांटा जाता है। और इसके अलावा अर्थ या तात्पर्य के अनुसार वाक्यों को 5 भागों में बांटते हैं हम लोग, जिसमें से पहले था असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम लोग सब सुने हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न रहता है। ये सारे वाक्य जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रसंग में हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल ये कह रहे हैं कि पहले ही जो था असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है घोषक वाक्य, यानी कुछ घोषणा करता है। घोषणा करता है कैसे पता चलता है? जो वाक्य में है या नहीं है का स्पष्ट उल्लेख होता है या नहीं है अगर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है तो वह घोषक वाक्य है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, सैम इज़ नॉट अ गुड बॉय। तो है, नहीं है, स्पष्ट उल्लेख हो रहा है, इसलिए इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं उसका सब्जेक्ट गायब रहता है। अगर समझ लिया जाए तो हमेशा सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि यू होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का विशेषता होता है कि मन का आश्चर्य या विस्मय निकलता है। हर सेंटेंस का अपना अपना विशेषता होता है। असर्टिव सेंटेंस का घोषणा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का विशेषता क्या होता है कि उनमें है और नहीं है का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो तर्कवाक्य हमेशा ऐसे वचन होते हैं या ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें है या नहीं है का स्पष्ट उल्लेख होगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात कहा गया इसमें ऐसा काबिलियत होती है कि इसे सत्य मिथ्या कहा जा सके। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, या कि इंपरेटिव, ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यह सत्य मिथ्या नहीं हो सकता। इंपरेटिव सेंटेंस, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, यह सत्य मिथ्या नहीं हो सकता। कितनी गर्मी पड़ रही है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यह सत्य मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन असर्टिव सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है, अब राम
अच्छा लड़का है या नहीं है, इस पर हम लोग सत्यता मिथ्यता को जांच सकते हैं। यानी प्रोपोजिशन के दो विशेषता। पहला विशेषता, इसमें असर्टिव होने के चलते है और नहीं है का स्पष्ट उल्लेख होगा। पहला बात ये रहा कि इसमें है या नहीं है का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पहला बात। और दूसरा बात क्या रहा कि इसमें सत्य या मिथ्या होने की काबिलियत होती है। ये रहा इसका दूसरा विशेषता। ये रहा पहला विशेषता, ये रहा दूसरा विशेषता कि इसकी सत्यता मिथ्यता को हम लोग जांच सकते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन में आएंगे, श्रेणी भाग में आएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसे सेंटेंस को हमने क्लासिफाई किया था, दो दृष्टिकोण से बांटा था। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स था। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस या मीनिंग, तात्पर्य या अर्थ के अनुसार हम लोग उसको 5 भागों में बांटे थे। इसी प्रकार प्रोपोजिशंस को कई दृष्टिकोण से बांटा जाता है। कई दृष्टिकोण है इसके। अगला वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे, विस्तारित रूप से आलोचना करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर हमने 2 डिफिनेशन दिया, एक दिया आर्गूमेंट का डिफिनेशन दिया और दूसरा हमने प्रोपोजिशन का डिफिनेशन दिया। तीसरा हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। समझाए गए विषयों में से कभी किसी को कहीं कोई संदेह हो तो बेझिझक हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। ठीक, थैंक यू।